नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसा लगता है ना कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बैटल ऑफ भवानीपुर, बैटल ऑफ पानीपत बन गया। वहां पर जिस प्रकार से स्मृति ईरानी, जिस प्रकार से एक जेनजी विधायिका मैथिली ठाकुर जो दरभंगा से हैं, आप देखिए कि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। लेकिन कल ममता बनर्जी भागी। इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्यों भागी और क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकी भवानीपुर के अंदर जब शुवेंदु अधिकारी एक गली इधर शुवेंदु अधिकारी एक गली उधर थोड़ा सा दूर पे और शुवेंदु अधिकारी में की माइक की आवाज ममता बनर्जी बर्दाश्त न कर सकी और वहां पे बैठे लोगों का रिएक्शन आप देखिए, क्योंकि मैं इन सब चीजों पे बड़ा फोकस करता हूं, आप भी देखिएगा। पहले शुवेंदु अधिकारी जी को सुनते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी को भी सुनेंगे और देखेंगे। অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, সীমান্ত সুরক্ষিত হবে। ये भवानीपुर मिनी इंडिया है। ममता बनर्जी बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, असमिया, उड़िया, उड़ीसा सबको बोलता है ये लोग बाहरी, और बांग्लादेशी मुसलमान को बोलता है ये हमारी दामाद। ममता बनर्जी को बाहर करने का काम आप लोग को ही करना पड़ेगा। सब एक साथ वोट कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कीजिए। हमार মা বোন দিদিরা কয়েকদিন আগে লোকসভায় বিধানসভা লোকসভায় 33% সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য বিল এনেছিলেন মোদিजी। तो बाकी चीजें तो आपने सुनी ली। अब जो दामाद है बांग्लादेशी रोहिंग्या को दामाद बताने वाले लोग इससे चिढ़ गए। हालांकि बोला सही था, लेकिन ममता बनर्जी का जो रिएक्शन है वो आपको देखना चाहिए और उनके आसपास खड़े लोग अब क्यों ये जो नैरेटिव है, ये जो बिल्डअप है, वो टीएमसी के लोगों को ही डरा रही है। उसके बारे में मैं बाद में करूंगा, पहले आप ये वाला सुन लो पहले और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो कहते हैं, इसको कहते हैं साउंड ऑफ डिफीट। এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে हो गया भाई, ठीक है, आपको बुरा लगा, पर वैलिड सवाल का उत्तर दे के जाना था कि असम का लोग, बिहार का लोग, उड़ीसा का लोग, यूपी का लोग अगर बहिर्गतु है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैसे अपने हैं? वैसे अपने तो आपको आपको शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद भी लगते हैं। ठीक है, डेरेक ओब्रायन वो कौन सा बंगाली है? वो तो खुद ही कह रहा है हमारा आयरिश के साथ रिलेशन है। पर ठीक है, आपकी मर्जी। अब प्रॉब्लम क्या है आपकी कि आप लोग उस डिफीट को समझ रहे हैं। सेकेंड फेज में मोदी और अमित शाह, ये लोग दोनों बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं कि भैया हमको सुनामी के भरोसे नहीं रहना है, हमारा अपना ये देखना है कि चल क्या रहा है। हमको ये समझना है कि बंगाल के अंदर जो राजनीति चल रही है उसके बीच हम 160, 155, 170 वो नंबर हम नहीं देखेंगे। हमारा काम है सिक्योर करना मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का नंबर 148 है। इसके बाद 150 सीट, 60 सीट, 70 सीट, 80 सीट आ जाए वो एक्स्ट्रा है। अब आप देखिए, 15 दिन बोला था कि वेस्ट बंगाल में रहेंगे अमित शाह, तो 29 तक वो तो अब लग रहा है कि वो रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह दोनों लिटरली इस वक्त, क्योंकि कोलकाता का रीजन ऐसे टेक्निकली बहुत बड़ा है, उसमें हावड़ा भी आता है, हुगली भी आता है, सब उसी के अंदर आता है, ठीक है। इसको आप प्रेसिडेंसी रीजन भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मैं सिर्फ कोलकाता के सीटों तक, मतलब इस रीजन में
दोनों है, दोनों अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और भाई साहब, अभिलाषा को कल चक्कर आ गया था, गिर गई। भीषण गर्मी है, बहुत प्रचंड गर्मी है। इस गर्मी में सब कोई धूप में नहीं जा सकता। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि बंगाल में जो सेकंड फेज है, जहां पर हुगली और हावड़ा का अर्बन और सेमी अर्बन, कुछ लोग कह रहे हैं पूर्वी बर्धमान और कोलकाता, उत्तर 24 परगना का कुछ पार्ट, ये स्ट्रॉन्ग एरिया बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। पूर्वी बर्धमान भी उसमें जोड़ लीजिए, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक लोग इसको 60 से 70 तक लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया 50+, क्योंकि अमित शाह और मोदी भी यही ट्राई कर रहे हैं कि 50+ तो आना ही चाहिए। वो अचीव कर लेंगे, सरकार बना लेंगे। तो यहां पर बात हो रही है कि भाई क्या बंगाल के अंदर जो हो रहा है उस पर अब बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पर बात होने लगी। बीच चुनाव में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा और संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बल की तैनाती होगी। अब केंद्रीय बल की तैनाती होगी तो ममता बनर्जी को बुरा लगेगा, बुरा तो लगेगा ही। और केंद्रीय बल की तैनाती करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। टीएमसी ने इसको लेकर के चुनौती दी और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अच्छी तरह से वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बढ़िया चुनाव चल रहा है, 92% वोटिंग हो गया है, आप लोग भी ना टीएमसी वाले, आप भी ना क्या क्या करने आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है यार, आप लोग ध्यान रखो, उस पर कुछ काम करो। अब टीएमसी का फोकस कहां शिफ्ट होता है? देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस, आईएसएफ या पॉलिटिकल कमेंटेटर जो भी बोलने की इतना मुसलमान वोट कट गया है, इतना मुसलमान वोट टीएमसी को वोट नहीं करेगा, मैं इस थ्योरी में नहीं मानता। मैं रियल ग्राउंड में जीता हूं और मेरा मानना है कि भाई मुसलमान तो मुसलमान है, वो टीएमसी को ही वोट करेगा, क्योंकि मुसलमान टीएमसी को नहीं इस्लाम को वोट कर रहा है और अगेंस्ट वोट कर रहा है हिंदू के। और इस बात की झलकियां अब आपको ग्राउंड पर मिलनी शुरू हो गई है। आइए एक और वीडियो देखते हैं, इससे आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे कि भाई मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। সেই জন্য আমাদেরকে তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। আমাদের লড়াই শুরু হচ্ছে হিন্দু বিরোধী হিন্দুদেরকে আজকে সাইজ করতে হবে। बस बस बस, आप समझ रहे हैं कि इनकी लड़ाई टीएमसी को वोट करना और इनकी लड़ाई हिंदू के विरुद्ध है। এই হিন্দু বিরোধী হিন্দুদেরকে আজকে সাইজ করতে হবে। এই হিন্দু বিরোধী হিন্দুদেরকে আজকে সাইজ করতে হবে। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट चूंकि कांग्रेस की विनिंग प्रोबेबिलिटी लोकसभा में कुछ जगहों पर बंगाली मुसलमानों को लगा होगा कि भाई नंबर दे देते हैं, कांग्रेस को वोट कर देते हैं, इससे अगर वो सीटें जीत जाएंगे तो बीजेपी को रोका जा सकता है, टीएमसी नहीं रोक पाएगी। तो इस कारण कांग्रेस को वोट किया गया। लेकिन अब जो राहुल गांधी और इनके समर्थन में है, मेरा मानना है कि भाई लॉन्ग रन में आसान नहीं होगा। लॉन्ग रन में ये लड़ाई आसान नहीं है और इस आसान लड़ाई को प्रतिपल आपको लड़ना है। आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि डायमंड हार्बर के सीट पर डिप्टी एसपी को सस्पेंड करना पड़ा। मतलब एक आप मानेंगे कि टीएमसी का वजूद जो है, जो टीएमसी की एग्जिस्टेंस है, जो टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम जो उन्होंने बिल्ड किया है, उसमें जो सबसे प्लस पॉइंट टीएमसी के लिए है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी और पुलिस, सरकारी पुलिस जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे पे पलती है, वो भी टीएमसी के, एक सब नहीं बोल रहा हूं उनमें, लेकिन बड़ा चंक टीएमसी का कैडर के रूप में काम कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि भाजपा की सरकार आ जाती है, फिर तो संवाद आएगा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सब लोग इस बात पर अभी चिंतित है और चर्चा कर रहे हैं कि भाई 110 में कितनी सीटें, 110 में
कितनी सीटें भाजपा जीतेगी 152 के अंदर? 110 जीतेगा, 115 जीतेगा, 100 जीतेगा, 95 जीतेगा? ये मैं इतना जानता हूं कि बेटर परफॉर्म कर रहा है। वो सुनामी भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, लेकिन इस अंडर करंट का जो वेग है, संवेग है, कितना है, ये आज कोई भी 100% खड़ा होकर के स्पेकुलेट नहीं कर सकता। हो सकता है जो बात अनुब्रतो मंडल ने कही है वही हो जाए, इसकी संभावना हालांकि मेरे हिसाब से कम है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी 120-25 तक इसमें से जीत जाए। तब वो जो वेग है, संवेग है, वो कहीं और लेके जाएगा और उसका असर इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखता है। लेकिन बंगाल चुनाव में जो सबसे बड़ा इस समय थ्रेट है टीएमसी के लिए, वो टीएमसी का प्रतिपल फिसलता हुआ उनका कैडर है। और इससे जो टीएमसी के अंदर, ठीक है, वो समझ रहे हैं। अब आप देखिए, इसको अलग अलग ढंग से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूज आई ना कि मैं नहीं हार रहा, वो भी हार रहे हैं, ये जो एक्सेप्टेंस है टीएमसी के एक नेता का कि मैंने गलती कर दी पश्चिम बंगाल चुनाव में, मैं ही नहीं हार रहा हूं, वो भी हार रहे हैं और वो वाली सीट भी आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी का सरेंडर क्वेश्चन मार्क करते हुए, क्या आप मनोस्थिति को समझते हैं? हारता वही है जो मन से हार जाता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ठीक है। अब इस पर जो टोटल बात है, दूसरे चरण को लेकर के शोर चल रहा है। टीएमसी के जो दिग्गज नेता हैं वो गिनवा रहे थे कि भाई ये भी हार गया, वो भी हार गया, ठीक है। तो ये जो है लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अगर टीएमसी के ऐसे लोग जो जीतने की स्थिति में, उन उम्मीदवारों के बारे में भी बात हो रही है, तो टीएमसी का मनोबल गिरता है। और ऐसे समय में जब मनोबल गिरने वाले 3-3, 4-4 बार के नेता को भी हो रहा है कि वो भी, तुम भी हारोगे, तुम भी हारोगे, और ये तब है जब आप 78 सिटिंग विधायकों का टिकट काट चुके हैं भाई। ये स्थिति तब आई है। आज जो अभिषेक या शुद्धशील भाई या पंकज भाई विश्लेषण कर रहे हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं है। आज से मैंने जब 2 महीने पहले बोली थी ये बात कि भाई बंगाल में जो मेरा विजिट था उसके बाद मुझे कुछ और ही दिख गया, तो लोग हंस रहे थे। बोला अभिषेक ऐसा नहीं है, बंगाल में बीजेपी 60 जा सकती है, 70 जा सकती है, 80 जा सकती है। आज भी हमारे मतलब हमारे साथ आते रहते हैं, बाबा रामदास जी को देखिए, वो मानते हैं कि भाई 80 जीत जाए, 90 जीत जाए, उससे ऊपर बीजेपी नहीं जीते। आज भी वो मानते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर्ड अभी भी नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक दृष्टिकोण का जब फिक्स होने लगता है, तब फिर रुझान की संभावनाएं कम होती है। और कैडर वाली बात और थ्योरी को तो मैंने पहले ही झुठला दिया है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ कैडर के भरोसे चुनाव होते हैं। जब मोमेंटम होता है, जब मोमेंटम शिफ्ट होता है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कैडर यूपी में कितना था? उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी थी भाजपा, लेकिन जनता बोल रही थी अब की बार मोदी सरकार। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो फिर भी आप कह सकते हैं कि कैडर है। जब त्रिपुरा में भाजपा चुनाव जीती पहली बार और लेफ्ट का सत्ता समाप्त हुआ, तब बीजेपी का कैडर कितना? देखिए, संघ की एक स्टोरी सुनाता हूं, एक संघी की, और मुझे ये स्टोरी प्रखर श्रीवास्तव भैया ने सुनाई थी कि नागालैंड में एक संघी गया और बहुत प्रयास किया, लोगों से जुड़े, लोगों से जुड़े, लोगों से जुड़े, नहीं जुड़ पा रहा था। तो एक आदमी ने बोला, दादा आपका खान पान और यहाँ के नागा लोगों का खान पान अलग है, वो कुत्ता भी खा लेते हैं। तो बोला कुत्ता खाने से जुड़ जाऊंगा? तो बोला आप तो शाकाहारी हैं। बोला खाने से जुड़ जाऊंगा या नहीं जुड़ूंगा लोगों के साथ? बोला संभावना तो है। तो सिर्फ इस बात पे कि संभावना तो है, उस संगी ने कुत्ता खा लिया।
क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था उसके सामने कि नागालैंड के अंदर क्या सब कुछ ठीक है, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार ये सारा चीज नहीं हो सकता, लेकिन वहीं बदल देंगे, वहां का सिस्टम ही बदल देंगे तो होने लगेगा प्रचार प्रसार सब कुछ। तो सिर्फ इस बात के लिए वो संघी कुत्ता खा गया और अपने आप को एक उम्मीद मात्र पर जो आदमी कुत्ता खा जाए और इतना बदल दे और फिर उसके बाद बदलाव के लिए दोनों साथ में मिल करके वो शुरुआत कर दे, यही जीत है। तो इतनी जीवटता किसी में हो, कई लोग हंसेंगे मेरे ऊपर अभी जो मैं कहने जा रहा हूं, वो एक ईसाई को भी अपना लेगा, एक क्योंकि उसके मन में है कि अभी अपना ले रहा हूं, अपनाने से परिवर्तन की शुरुआत करूंगा, वो परिवर्तन के लिए अपना रहा है। यानी अगर आप कहें अल्तकिया का ग्रेटेस्ट उदाहरण संघ के अंदर है, तो वो ईसाई को भी अपना लेगा, ईसाई के प्रचारकों को भी अपना लेगा और धीरे धीरे उनके बीच घुस करके काम शुरू कर देगा बदलने का। यही संघ का मूल चरित्र है। वो संघ में कुछ लोग मानते नहीं है कि रॉकेट साइंस है, मैं मानता हूं कि रॉकेट साइंस तो है संघ का, और वो कैसे काम करता है इसका एक और उदाहरण देता हूं कि आज से ये 2026 है, 22 साल पहले मुझे एक स्वयंसेवक संघ बिहार के अंदर मिले थे। उन्होंने कहा कि अभिषेक, एक दिन हम बंगाल में सरकार बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने मेरे 1-1.5 महीने के वीडियोस देखे होंगे। उन्होंने मुझे कॉल किया, अभिषेक तुमको याद है कि मैंने आज से 22 साल पहले जब मैं तुमसे मिला था, बोला था एक दिन हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, तो तुम बहुत जोर से हंसे थे और कहा था अटल जी की सरकार आप लोग गिरने से नहीं बचा पाए और बंगाल में सरकार बनाएंगे। पिछले 1.5 महीने से तुम लगातार, मैं देखता हूं तुम्हारा और प्रशंसक भी हूं, 1.5 महीने से तुम बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो इससे बड़ा परिवर्तन क्या देखोगे कि जो व्यक्ति मुझ पर हंस रहा था कि बंगाल में सरकार बना लेंगे, वो लगा हुआ है कि नहीं बंगाल में सरकार होना चाहिए। यही संघ की जीत। तो मैं मानता हूं कई मामलों में कि रॉकेट साइंस है, वो है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को उदार करना होगा, उदारवादी बनना होगा। ममता बनर्जी और टीएमसी ये समझ नहीं पाए कि बंगाल के कैरेक्टरिस्टिक में संघ शुरू से ही था। अगर नहीं होता तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आइकनिक आदमी पश्चिम बंगाल से जन्म नहीं लेते। टीएमसी का सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि उन्होंने वहां के हिंदुओं को टेक इट एज ग्रांटेड लिया, बंगाल के हिंदुओं को समझ लिया कि ये सेक्युलर है क्योंकि इसको सेक्युलर लेफ्ट ने बनाया। नहीं, वो सेक्युलर इसलिए है क्योंकि हिंदू है और उसके सेक्युलरिज्म को आपने उसकी कमजोरी समझ ली। वो उदारवादी है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी एग्जिस्टेंस छीन लें। आप दुर्गा माता के पंडालों के अंदर अजान की टाइमिंग लगाइएगा, दुर्गा माता जो वहां का कल्चर है, काली पूजा जो वहां का कल्चर है, उस कल्चर पर इस्लामाबाद इतना हावी कर दीजिएगा और आपको लगता है कि आप रणनीति में रणनीतिक रूप से आप जीत रही हैं, तो यह आपकी भूल है। आप रणनीतिक रूप से लगातार परिवर्तित होती गई। इन्हीं लोगों ने आपको जिताया था, लेफ्ट के अगेंस्ट जिताया था। आप भूल गई कि लेफ्ट को हराने के लिए आपको जिताया था। आप स्वयं लेफ्ट के गोद में चली गई, आप स्वयं लेफ्ट से भी ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट हो गई। आप मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हुई कि आपने बंगाल की सभ्यता संस्कृति सबको कुचलने का निर्णय ले लिया और आपको लगता रहा कि ये बंगाली भद्र लोग, भद्र और भद्र मानुष चुप रहे। अब आपको पता चलेगा इस बार जब मैं बार बार कह रहा हूं काउंटिंग डे तक आपको डटे रहना है, काउंटिंग डे तक, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। ममता बनर्जी अगर शुवेंदु अधिकारी को फेस नहीं कर पा रही है तो शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अंदर इस वक्त जो हिंदुत्व का प्रतिबिंब बनकर के उभरा है
वो कलेक्टिव रूप से हिंदुओं के आक्रोश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ममता जी, आपके कैडर के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का समय अब आने वाला है। आप शुभेंदु को फेस नहीं कर पा रही है। शुभेंदु अधिकारी तो लाखों इस वक्त पश्चिम बंगाल में बन के घूम रहे हैं, वो सब शुभेंदु अधिकारी हैं। यही तो बदल गया। बंगाल की कैरेक्टरिस्टिक वही थी, सिर्फ उसी कैरेक्टरिस्टिक को जागृत किया। मैं नहीं मानता कि गोपाल पाठा यूं ही बंगाल के अंदर जन्म ले गए ना, वो कैरेक्टरिस्टिक में ही था। लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों ने अपने आप को इतना अधिक सो कॉल्ड उदारवादी और बंगाल के स्क्रिप्चर से, बंगाल की संस्कृति और सभ्यता से लोगों को दूर करने के लिए लेफ्टिस्टों ने जितना कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ाया, कि कन्फ्यूशियस भी कन्फ्यूजिया गया, कन्फ्यूशियस भी कन्फ्यूजिया गया। यार, ये रशिया है या बंगाल है? ये चाइना है या बंगाल है? क्योंकि इतना ज्यादा घालमेल नहीं करना था, वो किया। अब उसका आपको परिणाम दिख रहा है कि मैंने बोला था एक शो में कि 100 में 70 हिंदू ने जिस दिन वोट कर दिया ना बीजेपी को, टीएमसी का किला उखड़ जाएगा। और अभी जो बंगाल के अंदर आक्रोश है वो 100 में 70 हिंदू का है, ये मैं बता दे रहा हूं। बस इसी पर आप रिजल्ट, अपना सारा स्पेकुलेशन जोड़ लीजिए। अब बाकी क्या होगा पता नहीं, पर इस मैथमेटिक्स को समझने का मुझे लगता है अभिषेक तिवारी के सामाजिक परिवार के अंदर कुव्वत है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।